डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड किए थे। अब इसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिसमें सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, फिफ्थ, इनके हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। सबसे पहले जो लेक्चर है इसमें हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो कि सेकंड ऑर्डर की है, उसके सॉल्यूशन किस टाइप्स के हो सकते हैं और कितने केस बनेंगे, ये हम डिस्कस करते हैं इसमें। फिर इसी टेक्निक को देख के हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकेंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं हम, और ये होमोजीनियस भी है। आपके पास जी ऑफ एक्स जो है वो 0 है। इससे पहले हमने nth ऑर्डर की लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन डिस्कस की थी जिसमें उसके कोफिशिएंट्स जो थे वो वेरिएबल भी थे और कांस्टेंट भी थे, मतलब उनकी डेफिनेशन हमने की थी। उसी को अगर आप देखें तो आपके पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, इसके कोफिशिएंट्स आपके पास कांस्टेंट्स बनेंगे। ठीक है, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो सेकंड ऑर्डर की, इसको हम सोल्व करना चाह रहे हैं। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ से हम वो टेक्निक सीखेंगे कि आपके पास सॉल्यूशन किस तरह के हो सकते हैं, फिर इसको हम जनरलाइज कर देंगे थर्ड, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो इसका एक सॉल्यूशन सपोज करते हैं हम, लेट y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ mx, मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में हम इसका एक सॉल्यूशन सपोज कर रहे हैं। अगर इसका ये सॉल्यूशन है जो ये y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ mx, तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव हम यहाँ से फाइंड करें तो इसको डिफरेंशिएट कर लें 1 टाइम और 2 टाइम्स, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन जाती हैं। अब अगर हम ये तीनों वैल्यूज़ y प्राइम और y डबल प्राइम में रिप्लेस कर दें तो आपके पास a m स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ mx प्लस b m एक्सपोनेंशियल ऑफ mx और इस तरह ही c एक्सपोनेंशियल ऑफ mx, ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स में एक्सपोनेंशियल ऑफ mx कॉमन है, तो आपके पास ये इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ mx जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती फॉर ऑल x। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नॉट इक्वल 0 है, तो इसका मल्टीपल लाजमी फिर 0 होगा, क्योंकि दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उनमें से एक टर्म 0 हो। तो ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये टर्म जो है वो 0 होगी। ठीक है, अब ये एक पॉलिनोमियल बन गई है सेकंड डिग्री की। ठीक है, मतलब जब भी आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को में इस तरह का सॉल्यूशन पुट करना है तो हमेशा सेकंड डिग्री की एक पॉलिनोमियल बनेगी इस फॉर्म में। और यहाँ से आप थोड़ा सा और भी आइडिया लगा सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो जहाँ पे डेरिवेटिव सेकंड है वहाँ पे m स्क्वायर आया करेगा। अगर आप यहाँ पे m पुट करते हैं एक्सपोनेंशियल के ऊपर, अगर यहाँ पे आप k पुट करते हैं तो फिर k आएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव के m स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए m, और जो आपके पास y है उसकी जगह 1 आएगा। ठीक है, मतलब उसकी जगह 1 आएगा, कोई भी m की पावर 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे m की पावर 1 डेरिवेटिव के हिसाब से ये इसकी पावर बढ़नी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम कहते हैं कि ये इसको कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो होती है इसको हम कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें ये एक सेकंड ऑर्डर की क्वाड्रेटिक, मतलब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, सेकंड डिग्री की एक क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल क्वेश्चन जिसको हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी कहते हैं। तो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो तो उसका रूट्स फाइंड करने का आपके पास फार्मूला होता है, तो वो अगर हम फार्मूला यूज़ कर लें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे और उन रूट्स को यूज़ करके हम फिर क्वेश्चन नंबर 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम लगाएं और ये आपके पास है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी, मतलब ये आपके पास क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट भी वो सेम ही है जो हम उसमें यूज़ करते हैं। तो आपके पास दो रूट्स आएंगे, उनको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ। एक आपके पास आ गया m1 ये प्लस के साथ, और दूसरा जो माइनस के साथ है उसको मैंने सेपरेट लिख दिया। ये दो रूट्स आपके पास आ जाएंगे m1 और m2। अब इसमें तीन केसेस बन सकते हैं, या तो दोनों रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। मतलब रियल डिस्टिंक्ट होंगे, या डिस्टिंक्ट हम अनइक्वल भी कह सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब पॉसिबिलिटी है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो, मतलब जो अंडर रूट के अंदर टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर, अगर ये पॉजिटिव हो ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो हम आपके पास रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ज़ीरो हो, ठीक है, अगर ये ज़ीरो हो तो फिर -b/2a बन जाएगा, ये -b/2a बन जाएगा। तो रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सेम आ जाएंगे। और थर्ड केस है कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो लेस देन ज़ीरो आ जाए तो फिर आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो फिर रूट्स जो होंगे वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, मतलब ये और ये रूट सेम होंगे लेकिन दरमियान में आपके पास प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। मतलब यहाँ से आ जाएगा फॉर एग्जांपल अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और दूसरा आ जाएगा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, मतलब वो आप कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। और जो इस रूट्स होंगे कम्प्लेक्स रूट्स जो बनते हैं वो हमेशा एक जो मतलब कॉन्जुगेट की फॉर्म में आएंगे अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो उसको हम हमेशा इस फॉर्म में आएंगे। ये नहीं होगा कि अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा आ जाए और दूसरा रूट अल्फ़ा 2 प्लस आयोटा बीटा आ जाए, मतलब डिफरेंट नहीं होंगे, वो हमेशा अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा के साथ आएंगे, आपस में वो कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। यानी 2 प्लस आयोटा बीटा और 2 माइनस आयोटा बीटा ये आ सकते हैं। ये नहीं आएगा कभी भी कि 2 प्लस आयोटा बीटा तो दूसरा रूट आ जाए 3 प्लस आयोटा 5, यानी कि 2 प्लस आयोटा 3 और 2 माइनस आयोटा 3 इस फॉर्म में आ सकते हैं। 2 प्लस आयोटा 3 और दूसरा आपके पास 2 प्लस आयोटा 4, इस तरह का रूट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। वो हमेशा आपस में एक पेयर बनेगा अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा इस फॉर्म में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम इन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट केस है कि आपके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब रूट्स जो हैं वो रियल हों और डिस्टिंक्ट हों, तब क्या होगा, ठीक है। अभी आपने क्या किया था, जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन 1 थी, आपने एक सॉल्यूशन सपोज किया था y = mx, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने कहा था m1 और m2 दो रूट्स निकल आए थे, मतलब ये यहाँ से आपने जो निकाला था m की एक m1 के दिया था एक m2 के दिया था। अगर दोनों रूट्स जो निकलते हैं इस क्वाड्रेटिक के वो रियल हों और डिस्टिंक्ट हों तो आपके पास सॉल्यूशन जो y = mx था वहाँ से आप दो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक y1 = m1x और एक y2 = m2x। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों m1 और दूसरा m2 है, दोनों रियल हैं और क्या है डिस्टिंक्ट है, ठीक है। m1 है दूसरा m2 है, यानी एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर m1 = m2 आ जाएगा तो फिर हम उसको m1 कंसिडर कर लेंगे या उसको हम m2 कह देंगे, एक ही रहेगा ना। अब दोनों अगर डिफरेंट है तो एक को हम m1 और एक को हम m2 कह देंगे, ठीक है। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो रूट्स हैं और ये दोनों रूट्स जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो एक y1 है और एक आपके पास y2 है, यानी y आपके पास था एक्सपोनेंशियल ऑफ mx, तो आपने एक सॉल्यूशन ले लिया एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x और एक ले लिया एक्सपोनेंशियल ऑफ m2x। ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये फंडामेंटल सेट बनाएंगे तो इनका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो फिर किस फॉर्म में होगा, y = c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x प्लस c2
एक्सपोनेंशियल ऑफ m2x। ये हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जनरल सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का कैसे बनता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब ये इसका सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे। जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, ये वन की वन इक्वेशन थी, इसका हमने एक एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड की। तो सेकंड केस आपके पास क्या था कि अगर आपके पास जो रूट्स हों वो रियल तो हों लेकिन वो इक्वल आ जाए। ठीक है, ये वाला केस। तो यहाँ से अगर आप देखें b² - 4ac 0 लेंगे तब भी आपके पास रूट्स जो हैं वो -b/2a बनेगा। दोनों m1 भी -b/2a बन जाएगा और m2 भी आपके पास -b/2a बन जाएगा। तो वो रूट्स जो हैं वो रियल भी होंगे और इक्वल भी आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, अगर आपके पास यानी कि m1 और m2 सेम आ जाएंगे, m1 = m2, तो हमारे पास सोल्यूशन एक ही बनेगा, y1 = एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x। दूसरा जो y2 है वो भी एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x बनना था, क्योंकि m1 और m2 इक्वल हैं, तो हम उसको एक सोल्यूशन ही कंसीडर करेंगे। तो इस केस में अपने क्या आया, m1 जो है -b/2a बन जाएगा। ठीक है, सेकंड सोल्यूशन हम प्रीवियस टेक्निक से ही, जो हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में एक टेक्निक यूज़ की थी, उसी टेक्निक से फाइंड करेंगे। वो क्या थी, y2 जो सेकंड सोल्यूशन है वो इक्वल होगा y1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ px dx ओवर y1² dx, ये थी। ठीक है, अब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 1, इसमें से हमने p फाइंड करना है। तो इसको हम अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, a से डिवाइड कर दें, तो आपके पास y' + b/a y' + c/a y = 0। ये b/a आपके पास है p(x), क्योंकि इसमें तो x है नहीं, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये b/a आपके पास px आ जाएगा। ठीक है, बाकी y1 आपके पास ये था, यहाँ वैल्यू पुट कर दी और नीचे y1² यहाँ पे अपने y1 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, y1 आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x था। अब जो b/a है, इसको मैं अगर देखूं, यहाँ से b/a, यहाँ मैं अगर रहने दूँ b/a, तो माइनस इधर आ जाएगा और 2 भी इधर, -2 m1 बन जाएगा। ठीक है, मतलब b/a की वैल्यू यहाँ से देकर देखें आप, -2 m1, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 m1 आ जाएगा। ठीक है, और साथ इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाएगा x। समझ आ गई बात की। b/a फाइंड करना है, यहाँ b/a, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, तो -2 m1, तो यहाँ पे -2 m1 इस माइनस साथ मल्टीप्लाई होकर 2 m1 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो वो आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, ये दो टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, और साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन करेगा तो x आ जाएगा। ठीक है, x एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x आपके पास सेकंड सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं। अब सेम प्रीवियस केस 1 की तरह एक सोल्यूशन आपके पास ये है और सेकंड सोल्यूशन आपके पास ये आ जाएगा y2। तो इनका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, जनरल सोल्यूशन के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, y = c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x, और एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तो c2 x एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x। ठीक है, जब आपके पास रूट्स रिपीटेड आ जाएं तो आपके पास फर्स्ट रूट यानी फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड भी अगर सेम रूट दे रहा है, सेम रूट सेकंड सॉल्यूशन दे रहा है, तो साथ x लग जाएगा। अगर m1 = m2 = m3 को रूट भी सेम आ जाता, यानी थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन होती, तो आपके पास उसके साथ x² लगना था, बाकी सेम इस तरह ही चलना था, यहाँ पे x² आ जाना था, वो हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
अगर 4 रूट सेम आ जाए तो फिर एक्स क्यूब उसका जो फोर्थ रूट था वो एक्स क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x उसका फोर्थ सोल्यूशन दे देना था। ठीक है। अच्छा, थर्ड केस हमारे पास था कि अगर आपके पास m1 एंड m2 आर कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी b² - 4ac अगर लेस दैन 0 आ जाए। ये केस तकरीबन सेम बनता है जो केस 1 है। इसमें क्योंकि रूट्स जो हैं वो अनइक्वल आ जाते हैं, सिर्फ ये है कि इसमें रूट्स कम्प्लेक्स हैं। m1 एंड m2 आर कम्प्लेक्स, तो वो इस फॉर्म में आएंगे हमेशा। m1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस योटा बीटा, m2 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस योटा बीटा। यानी कि सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन के अगर कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो हमेशा वो इस फॉर्म में आएंगे, इसके दरमियान में पेयर्स की फॉर्म में होंगे और दरमियान में प्लस और माइनस का फ़र्क आएगा। ठीक है। अगर थर्ड ऑर्डर की क्वेश्चन है तो उसके मैक्सिमम जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, मतलब उसका मैक्सिमम जो है जो रूट्स बनेगा वो थर्ड ऑर्डर की क्वेश्चन में आपके पास एक तो लाजमी रियल बनेगा और 2 रूट्स वो जो हैं होंगे वो पेयर की फॉर्म में होंगे। इस तरह फोर्थ ऑर्डर में पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 2 पेयर्स बन जाए, मतलब ये हमेशा पेयर्स की फॉर्म में आना है। इस तरह नहीं होगा थर्ड ऑर्डर क्वेश्चन है उसके तीनों रूट्स ही कम्प्लेक्स बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है। थर्ड ऑर्डर की क्वेश्चन है उसके मैक्सिमम जो कम्प्लेक्स रूट्स हैं वो 2 बन सकते हैं। इस तरह फोर्थ ऑर्डर के जो हैं आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। ठीक है। मतलब m1 और m2 एक पेयर बन जाएगा, इस तरह m3 और m4 सेकंड पेयर बन जाएगा। फिफ्थ ऑर्डर में जो होगा वो एक लाजमी आपके पास ये रूट आएगा, मतलब फिफ्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब बताने का ये है कि हमेशा जो कम्प्लेक्स रूट्स हैं वो पेयर की फॉर्म में ही बनेंगे। इस तरह ये है अल्फ़ा प्लस योटा बीटा और अल्फ़ा माइनस योटा बीटा। अब ये कम्प्लेक्स हैं लेकिन ये डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है। तो केस 1 की तरह हम सेम इसका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा प्लस योटा बीटा x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा माइनस योटा बीटा, यहाँ पे हम योटा भी है योटा बीटा x। ठीक है।